नमस्कार दोस्तों, क्या आपने अंधेरे रातों में आसमान की तरफ सर उठा करके देखा है? अगर हाँ तो आपको आसमान कुछ यूं नजर आया होगा। उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में सितारे टिमटिमा रहे होंगे। क्या सितारे वाकई में टिमटिमाते हैं या वो हमें ऐसा प्रतीत होते हैं? दोस्तों, यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि ज्योग्राफी की शुरुआत अगर हम कर रहे हैं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है टर्मिनोलॉजी। तो पहला टर्म हमारे पास है खगोलीय पिंड। तो इसके लिए जो एक सिंपल सटीक डेफिनेशन होगा वो होगा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। मतलब तारे दिख रहे हो आपको, या फिर आप अगर दिन में भी बात करें मुख्यतः तो सूर्य दिख रहा हो, चंद्रमा दिख रहा हो, जितने भी ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो मूलतः क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या सेलेस्टियल बॉडी कहलाती है। अगर हम सौर मंडल की बात करें, क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि जब हम खगोलीय पिंड पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो हमारा है वो एक तारा है जो हमें यहाँ दिख रहा है, और हमारा जो सूर्य है वो भी एक तरह का तारा है। तो क्या होता है, देखिए कि किस प्रकार से अगर एक तारा महत्वपूर्ण है, उसके आसपास जीवन जीने की या फिर एक फेवरेबल कंडीशन डेवलप होता है, तो उसके चारों ओर जो प्लैनेट्स घूमते हैं वहां जीवन भी संभव हो सकता है। वैसे ही हमारे सौरमंडल में जो सूर्य है उसके चारों तरफ कुल कितनी 8 ग्रहें चक्कर काटती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि सौर मंडल में कौन कौन आता है। तो सौर मंडल में पहला तो सूर्य आ गया, दूसरा 8 इसके ग्रह आ गए जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। तीसरे स्थान पर कुछ ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों का चक्कर काटते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं, तो वो आ गए। और इनके अलावा बाकी सारे जो खगोलीय पिंड होंगे जैसे क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड, ये सब आपस में मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और हमारा जो सौर परिवार है उसका मुखिया कौन है? सूर्य उसका मुखिया है। तो आइए, चूंकि एनसीईआरटी एक पिक्चर के माध्यम से बहुत विस्तार से इसका विवरण करती है क्लास 6 में ही, तो हम इस पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि सूर्य जो कि हमारे सौर परिवार का मुखिया है, उसके सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। अब कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ बुध ग्रह अगर सबसे नजदीक है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सूर्य का प्रकोप भी सबसे ज्यादा होगा, तो जीवन संभव होने की कोई संभावना ही नहीं है। और इसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने में भी सबसे कम समय लगेगा। ठीक है, कैसे भाई? तो देखिए, इसे मात्र 88 दिन का समय लगेगा। यहाँ 58 नहीं होगा, यहाँ दरअसल 88 डेज का टाइम लगता है बुध को एक परिक्रमा को पूरा करने में, और अपने अक्ष पर इसे घूमने में 59 डेज का मतलब टाइम लगता है। आप पूछोगे कहां से बता रहा हूं, तो ये देखिए एनसीईआरटी ही इस बात को कह रही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम अगर बात करें शुक्र ग्रह का, तो शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमने में 255 दिन का टाइम लेती है और अपने अक्ष पर घूमने में 243 दिन का टाइम लेती है। आप पूछोगे क्या सबका जरूरी है? नहीं, शुक्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों क्योंकि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा गया है। क्यों? क्योंकि घनत्व के मामले में हो या आकार के मामले में हो, वो पृथ्वी के समान प्रतीत होती है, और इसी कारण से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा गया है? शुक्र ग्रह को कहा गया है। ठीक है, तीसरा जो दूरी के हिसाब से सूर्य से हमारा ग्रह है वो कौन है? पृथ्वी है, जिसे हम पृथ्वी माता भी कहते हैं। यह वही ग्रह है जहां जीवन संभव है और हम आप निवास करते हैं। इसे सूर्य के चारों तरफ घूमने में कितना समय लगता है? 365 दिन और लगभग 6 घंटे का समय लगता है, जो कि हमारा साल का टाइम होता है, मतलब 1 साल। तो क्या हुआ, 1 साल में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा पूरा करती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना देर में घूमती है? तो 24 घंटे में घूमती है। अगर आपको अक्ष और परिक्रमा नहीं पता है तो चिंता मत करिए, हम अगले अध्याय में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। चौथा ग्रह दूरी के हिसाब से सूर्य से है मंगल, और इन चारों ग्रहों को जो सूर्य से सबसे नजदीक 4 ग्रह हैं, कौन कौन? बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी,
इन चारों को हम इनर प्लेनेट भी कहते हैं या फिर इन्हें पत्थर के निर्मित ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, चट्टान से निर्मित ग्रह भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आंतरिक ग्रह या चट्टान से निर्मित ग्रह भी हम इसे कहते हैं। वहीं अगर हम बाहर के 4 प्लैनेट्स की बात करें जो आकार में भी बड़े बड़े हैं, ये चारों क्या है, आकार में छोटे हैं। अब अगर हम इन चारों की बात अगर करें तो देखिए क्या हो रहा है, हमें बृहस्पति जो हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है वो हमें दिखता है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आउटर प्लेनेट है। दूसरा नंबर बात, ये सबसे बड़ा प्लेनेट है। तीसरा नंबर बात, ये हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह रखने वालों ग्रहों में से एक है, ध्यान रखिएगा। अब बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह नहीं है। अब सर्वाधिक उपग्रह जो है 82 उपग्रह वो किसके पास, शनि के पास है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और जो हमारा बृहस्पति के बाद होगा वो कौन होगा, शनि, सैटर्न होगा। उसके बाद अगर हम 7वें उपग्रह की बात करें तो यूरेनस यानी कि हमारा अरुण होगा। और 8वां जो हमारा है वो कौन होगा, नेपच्यून यानी कि वरुण होगा। ये जो चारों प्लेनेट हैं इन्हें हम आउटर प्लेनेट भी कहते हैं। और ये किसके बने हैं, ये गैसियस प्लेनेट है। गैस के बाद मतलब कंपोजिशन से इनका निर्माण जो है वो ज्यादा हुआ है। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर आप गांव देहात से हैं या नॉर्मल भी आप शहर में भी होंगे तो देखते होंगे कि जब धूल उड़ती है या थ्रेसिंग जब होता है, गेहूं का दौनी होता है, उस समय जो भूसा होता है मोटा दाना का वो पहले गिर जाता है और जो पतला होता है धूल कण जैसा वो बहुत दूर दूर तक जाता है। उसी तरीके से समझिए कि जो छोटे छोटे पत्थर के कण जैसे ग्रह हैं वो पहले रह गए और बाद में ये सारे हमारे कौन से हैं, गैसियस प्लेनेट हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखिए सौर मंडल के जितने भी 8 ग्रह का हम अभी चर्चा किए हैं ये सभी एक निश्चित पथ पर, दरअसल यह निश्चित पथ नहीं होता लेकिन फिर भी रिलेटिव टर्म में यह एक निश्चित पथ है। ठीक है, और ये उसी रास्ते जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं और इस रास्ते को हम दीर्घ वृत्ताकार रास्ता भी कहते हैं, मतलब इलिप्टिकल मतलब रास्ता कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो ये रास्ता है उसका एक दूसरा नाम क्या है, कक्षा होता है, मतलब ऑर्बिट होता है। तो क्या होगा, सूर्य के चारों तरफ जो प्लेनेट घूमते हैं वो जिस रास्तों पर चल करके सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं उस रास्ते को हम क्या नाम देंगे, कक्षा यानी कि ऑर्बिट का नाम देंगे। बुध जो है अभी हमने पढ़ा सूर्य के सबसे नजदीक है और शुक्र को हम पृथ्वी का जुड़वा बहन या फिर जुड़वा ग्रह मानते हैं या पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है शुक्र को। अभी तक कुछ दिन पहले तक 2006 से पहले तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन ग्रह किसी भी चीज को माना जाएगा इसकी 3 शर्तें होती हैं। तो उसमें क्या होता है, प्लूटो बाकी 2 टर्म्स को पूरा करता था लेकिन यह सूर्य के चारों तरफ जो है वो अपने रास्ता को क्लियर नहीं कर पाया था और इस कारण से जो है वो क्या हुआ, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा करके और बौने ग्रह की श्रेणी में यानी ड्वार्फ प्लेनेट की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात यहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए बृहस्पति के बीच और मंगल के बीच एक पट्टी पाई जाती है जिसे हम क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं, मतलब एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। दरअसल ये भी एक तरह से आप मानिए ग्रह के टूटे हुए टुकड़े हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं। ठीक है, ग्रह के ही ये टुकड़े हैं दरअसल जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, लेकिन कहां पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हम बात करते हैं कि हमने पहले जगह पर जो ये तारा देखा था आसमान में, तो क्या होता है बचपन में हम अक्सर तारों को जोड़ने का और गिनने का प्रयास करते हैं और ऐसा ही प्रयास जाहिर सी बात है मानव अपनी उत्सुकता के कारण, अपनी जिज्ञासा के कारण अतीत में भी करता होगा। और दरअसल जो पेशेवर तरीके से ऐसे प्रयास करते हैं अन्य खगोलीय पिंडों के साथ उन्हें हम खगोल शास्त्री के नाम से जानते हैं और भारत के एक प्रमुख खगोल शास्त्री हुए हैं जिनका नाम क्या था, आर्यभट्ट था। फिलहाल हम यहां देखते हैं कि जो तारे होते हैं दोस्तों आसमान में, उन्हें जब हम बहुत गहनता से देखेंगे ना तो कुछ तारों का समूह एक खास आकृति को धारण करता है,
मतलब उनसे हमें कुछ आकृति बनता हुआ प्रतीत होता है दरअसल, और उसी आकृति निर्माण का जो समूह होता है तारा का, उसे हम नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही नक्षत्र मंडल बहुत फेमस है। अगर एक ही दरअसल हमारे एग्जाम्पल के लिए भी काम का है, सबसे बड़ा जो है वो अर्सा मेजर या बिग बियर है, और इसी का एक सब पार्ट है। ठीक है, क्या? सप्तऋषि, जो कितने तारों से? 7 तारों से मिलकर के बना है। और इसका जो ये हलनुमा सिरा है, इन दोनों तारों को अगर आप अगर ये 2 पॉइंट आपको मिल गए और एक तीसरा आपका आंख पॉइंट हो गया, और तीनों पॉइंट को मिला करके अगर आप कोई सीधी रेखा खींचेंगे, तो जो आगे एक बहुत ही चमकता तारा आपको दिखेगा, वो दरअसल पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा होता है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राचीन काल में जब हमारे पास कंपास नहीं था, हमारे पास गूगल मैप्स नहीं था, उस समय इसी के माध्यम से उत्तर दिशा का ज्ञान होता था। तो ध्रुव तारा किधर होता है? उत्तर दिशा में होता है। किसकी मदद से हम उसे देख सकते हैं? तो जो 2 तारे हैं सप्तर्षि के, जो 2 हलनुमा सिरा वाला तारा है, इसकी मदद से हम ध्रुव तारा को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि जिन खगोलीय पिंड्स को भी हम पढ़े थे उसमें हमने थोड़ा बहुत सौर मंडल के बारे में जाना। तो अब हम देखते हैं कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास अपनी ऊर्जा भी है और जाहिर सी बात है उष्मा भी है। तो ऐसे पिंड क्या कहलाएंगे? तारे कहलाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे पिंड होते हैं जिनके पास अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, और वो किससे प्रकाश लेते हैं? तारे से प्रकाश लेते हैं, स्टार से प्रकाश लेते हैं और उसे ही प्रकाशित करते हैं। ठीक है, और ऐसे पिंड को हम दरअसल क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। ग्रह जिस अंग्रेजी शब्द का अनुवाद है वो प्लेनेट है, और प्लेनेट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, जाहिर सी बात है, भी हमने पीछे देखा, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं ये भी एक ग्रह है, और ये किससे अपना प्रकाश और उष्मा प्राप्त करती है? सूर्य नामक जो तारा है उससे, जो हमारे सौर मंडल का मुखिया है। कोई दिक्कत? अब एक चीज बात हम करते हैं कि सूर्य जिस तारा की हम चर्चा कर रहे हैं वो पृथ्वी से सबसे नजदीक अवस्थित तारा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन चूंकि सूर्य तारा है, आकार में पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, और चंद्रमा आकार में छोटा है, लेकिन फिर भी हमें दोनों, मतलब अगर हम पूर्णिमा की बात करें तो लगभग एक जैसे आकार का प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारे सूर्य की अपेक्षा बहुत नजदीक है। हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको कुछ रोचक तथ्य, जो कि साइड में टेबल में दिया होता है या बॉक्सेस में, क्या है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये कौन से ग्रह हैं? वही आउटर प्लेनेट्स हैं। कौन कौन? बृहस्पति, शनि, यूरेनस जो हैं, ये आउटर प्लेनेट ऐसे हैं, इनके पास छल्ला है। ध्यान रखिएगा, नेपच्यून के पास छल्ला नहीं है। ये छल्ला किसका बना होता है? तो छोटे छोटे पिंडों का बना होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ स्पेशल इसमें है नहीं। अब अगर हम शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखें तो क्या है, दरअसल बहुत सारे, जैसे प्लेनेट को हम देखें, प्लेनेटाई शब्द से बना, उसका कुछ अलग मतलब होता है। वैसे ही 2 अलग अलग रूट वर्ड्स को मिला करके नए नए वर्ड बन जाते हैं। तो जियो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है, जियो का क्या मतलब होता है? सोच के देखिए, पृथ्वी जैसा। अब कुछ यूं समझ लीजिए, ठीक है, या पृथ्वी, जियो का मतलब। वहीं अगर हम उस जियो रूट वर्ड में लॉजी मिला दें तो क्या बन जाएगा? जियोलॉजी। मतलब लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, तो वो किसका अध्ययन होगा? पृथ्वी का अध्ययन होगा। वहीं अगर हम मेट्री शब्द को जोड़ देंगे जियो में तो वो जियोमेट्री बन जाएगा। उसका मतलब क्या होगा? पृथ्वी का मापन करने वाला। और अगर हम उसी तरह से जियोइड आइड शब्द को जोड़ दें तो इसका मतलब होगा, जियोइड का मतलब होता है पृथ्वी जैसे आकार वाला। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का आकार जो है वो कैसा है? नारंगी जैसा है। ठीक है, चिपटा हुआ दरअसल। अब आप देखिए, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल जो थे, मतलब सोल किसका नाम था? सूर्य देवता का नाम था। ठीक है, और यहीं से दरअसल सौर शब्द जो है वो बाद में उत्पत्तित हुआ होगा, निकला होगा। इसलिए
हम सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या आप जानते हैं अगला हमारा जो क्या आप जानते के सीरीज है उसमें है कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है और इस गति के बावजूद पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है और ये भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो अब कल्पना करिए कि 1 सेकेंड में प्रकाश की जो दूरी तय करने की क्षमता है दूरी की वो 3 लाख किलोमीटर है, फिर भी प्रकाश को सूर्य से यहाँ आने में 8 मिनट से ज्यादा का समय लगता है। मतलब पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, इतनी अधिक दूरी है। अब अगर हम पृथ्वी की बात करें तो हमने देखा था कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह था, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह था या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, जैसा भी हम चर्चा किए थे, नारंगी के आकार का। यही कारण है कि इसके आकार को भूआभ कहा जाता है, मतलब जियोइड कहा जाता है। और जियोइड यानी कि भूआभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, अब ध्यान रखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं जीवन के अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर संभवतः पाई जाती है। गौर करिए, एनसीईआरटी यहाँ संभवतः का इस्तेमाल करती है क्योंकि हमारी क्षमताएं सीमित है और यह संभव है कि इस ब्रह्मांड के किसी और सौर मंडल में कोई और पृथ्वी जैसी ग्रह हो और वहां जीवन संभव हो। पृथ्वी, अब यहाँ प्रश्न उठता है क्यों पृथ्वी पर जीवन है? तो पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु दोनों उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है और इसीलिए हम पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं दोस्त, तो पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो 2/3 सतह है वो पानी से ढका हुआ है और इसीलिए हम पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट का भी संज्ञा देते हैं, मतलब नीला ग्रह भी कहते हैं। अगर चंद्रमा की हम बात करें तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि पृथ्वी से चंद्रमा आकार में छोटा है, लेकिन कितना? तो देखिए, जो चंद्रमा का डायमीटर है, जो चंद्रमा का व्यास है, वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, लेकिन फिर भी यह हमें बड़ा प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि यह बाकी खगोलीय पिंड की अपेक्षा क्या है? हमारे नजदीक है। कैसे? आपको हवाई जहाज इतना बड़ा होने के बावजूद भी जब आसमान में होता है तो इतना छोटा खिलौना जैसा दिखता है, लेकिन वही हवाई जहाज अगर पास आ जाए तो कितना बड़ा दिखता है हमें। कुछ वैसा ही हो रहा है यहाँ खगोलीय पिंड के साथ। ठीक है, तो चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है? तो लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। मतलब आप यहाँ सोच के देखिए कि चंद्रमा की प्रकाश को कितना समय लगेगा धरती पर आने में? लगभग 1 सेकेंड से कुछ ज्यादा का। अब देखिए, जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा था सूर्य के चारों ओर पृथ्वी या बाकी ग्रह घूमते हैं, उसी तरह से जो उपग्रह होते हैं। अब उपग्रह क्या होता है? तो उपग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक प्राकृतिक उपग्रह और एक हमारा मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, तो मानव निर्मित से हम सब परिचित हैं आए दिन, अगर नहीं भी हैं तो जान लीजिए कि प्राकृतिक उपग्रह तो वो है जो नेचुरली, मतलब भगवान एक तरह से समझिए आप बनाए हैं, या यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की श्रृंखला में उसका निर्माण हुआ है। हमारा उसमें कोई हाथ नहीं, लेकिन हम अपने स्वार्थ से, हम अपने फायदे के लिए कुछ यंत्र, कुछ मशीन जो है वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करते हैं या बाकी ग्रहों की कक्षा में भी स्थापित करते हैं और उससे जानकारी इकट्ठा करते हैं। चूंकि वह यंत्र उस ग्रह की कक्षा में स्थापित होता है, उस ग्रह का चारों ओर चक्कर लगाता है, इसीलिए हम उसे उपग्रह की संज्ञा देते हैं। और चूंकि उसे इंसानों ने बनाया है, इसलिए हम उसे मानव निर्मित या फिर कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा कर लेता है और ब्यूटी देखिए क्या है कि लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक बार घूमता है। ठीक है, यह अपना एक अक्ष पर चक्कर पूरा कर लेता है। इसके कारण क्या होता है दोस्तों
कि हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। और यही कारण है कि आप जो सुनते हैं डार्क साइड ऑफ द मून, ठीक है, जहां पर हम यान उतारने की कोशिश कर रहे हैं, जो अनवरत एक तरह से आप कहिए हमसे दूर है, हम उसको कभी नहीं सीधे तौर पर देख पाए हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। और अगर हम देखें तो चंद्रमा पर जो परिस्थितियां हैं वो जीवन के अनुकूल बिल्कुल नहीं है, लेकिन वहां पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं, जिसके कारण वहां छाया भी बनता है, और हम कहते भी हैं कि चांद में भी दाग है ना। अब देखिए, चूंकि एनसीईआरटी अपने पहले पेज पर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करती है तो समझना जरूरी है। अब कल्पना करके देखिए कि अगर सूर्य यहां से प्रकाश हमें दे रहा है और चंद्रमा अगर यहां होगा तो क्या होगा। सूर्य से जो प्रकाश आई उसे चंद्रमा ने रोक लिया और ये प्रकाश इधर वापस हो गया, हमारे पास नहीं आया। मतलब हमें चंद्रमा कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। और इस समय को हम न्यू मून कहेंगे, ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे, न्यू मून की रात कहेंगे, मतलब अमावस की काली रात होगी ये, ठीक है। वैसे ही धीरे धीरे जब चंद्रमा देखिए अपना चक्कर पूरा करेगा और एक पखवाड़ा का समय जब इसका पूरा होगा तो क्या होगा, फुल मून। अब देखिए सूर्य की जो प्रकाश चंद्रमा पर पड़ रही है वो वापस हमारी धरती की तरफ आ रही है और हमें चंद्रमा एकदम विशाल, स्वस्थ, सुडौल चंद्रमा दिखेगा। और इस रात को हम क्या कहेंगे, फुल मून नाइट कहेंगे, मतलब पूर्णिमा की रात कहेंगे, है ना। आज पूनम की रात है। तो इस तरीके से अब एक रोचक तथ्य कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। पहले भारतीय कौन थे कदम रखने वाले, बताइए आप नीचे कमेंट में। दोस्तों अगला हमारा कुछ बात है क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड के बारे में। हमने पीछे देखा था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पट्टी पाई जाती है, छोटे छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं जो सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और किसके टुकड़े हैं, दरअसल वो ग्रह के टुकड़े हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, क्षुद्र ग्रह कहेंगे, एस्ट्रॉयड कहेंगे। उसी तरह से अगर हम उल्का पिंड की बात करें तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कॉमेट्स कहेंगे, ठीक है। इन्हें क्या हम कहेंगे, कॉमेट्स कहेंगे। और ये दरअसल गैस के बने पार्टिकल होते हैं और ये एकदम आइसी फॉर्म में, यानी बर्फ के समझिए रूप में संघनित होते हैं, ठीक है। और जब इन पर सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो जाहिर सी बात है कि मतलब वहां बर्फ जो है वो आइस के फॉर्म से निकल करके और गैसियस स्टेज में बदलता है, जिसके कारण आप कुछ यूं समझिए ये सूर्य के चारों तरफ जैसे गुब्बारा को जब आप हवा दे करके और छोड़ देते हैं बिना बांधे तो वो कैसे एकदम बिंदास होकर के नाचता है पूरे घर में, उस तरीके से समझिए सूर्य के चारों ओर उल्का पिंड जो है वो चक्कर काटता है। आकाशगंगा की अगर हम बात करें तो हमने जब देखा बहुत सारे असंख्य तारों को हम मिलाते हैं, अरबों तारों का जो समूह होता है उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। और हम जिस आकाशगंगा में हैं वो क्या है मेरे मित्र, वो मिल्की वे है, उसका नाम ही आकाशगंगा है, ध्यान रखिएगा। दुग्ध मेखला भी उसे कहते हैं, क्यों, और इसका नाम आकाशगंगा क्यों पड़ा, क्योंकि प्राचीन काल में लगता था प्रकाश की जैसे कोई गंगा बह रही है आसमान में, और इसलिए इसका नाम आकाश की गंगा यानी आकाश गंगा पड़ा, ठीक है। और सबसे जो हमारा लार्जेस्ट टर्म है वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब है हर वो चीज जो हमारे चारों ओर इस पूरे के पूरे वातावरण कहना तो बहुत स्पेस कहिए आप में मौजूद है, चाहे वो किसी भी प्रकार का पदार्थ अपदार्थ हो, वो सभी इस ब्रह्मांड के हिस्सा हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ब्रह्मांड होगा, उसके अंदर अगर देखें तो आकाश गंगा होगा, उसके अंदर अगर देखें तो हमारा सौरमंडल जैसा कुछ होगा, उसके अंदर हमारे ग्रह होंगे और उसके अंदर एक ग्रह पर हमारे जैसे जो छोटे जीव हैं वो होंगे, ठीक है। दोस्तों चलते चलते मैं उम्मीद करूंगा आप यहाँ पर इन प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी अभी जो आपने पढ़ा है उसको यहाँ आप रिवाइज कर पाएंगे और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इसमें कितना मार्क्स रहा, कैसा रहा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेसन में, धन्यवाद।